नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। लेकिन जो खबरें आ रही हैं हमारे देश में इस समय, वो बहुत डराने वाली खबरें हैं। और वो खबरें कोरोना की हैं, वो खबरें ओमिक्रॉन की हैं, वो खबरें कोरोना विस्फोट की है, और वो खबरें कोरोना के दिल्ली में पीक पर आ जाने की है। क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद ये कहते हैं कि अगले एक हफ्ते में कोरोना दिल्ली में पीक पर होगा। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, विभिन्न राज्यों में, वो बहुत ख़तरनाक है। सबसे आगे महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर दिल्ली है। लेकिन लोग जो हैं, आप और हम जो हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें कि हमारे देश में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है, तो ये बहुत चौंकाने वाली है। 33,000 से ज़्यादा एक दिन में मामले हमारे देश में आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए, ये हम आपको ओमिक्रॉन के मामले बता रहे हैं। 1740 अभी तक हमारे देश में हो चुके हैं। और ये कम से कम 22 राज्य ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं। कोरोना तो खैर देश भर में है, लेकिन 22 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। दिल्ली में 84% केस जो हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। और कोई ऐसा राज्य अब ऐसा नहीं लगता हमें जो ओमिक्रॉन से बचा हो। कोरोना से तो बच ही नहीं पाया है। ये काफ़ी ख़तरनाक है। बेहद तेज़ हमारे देश में, भारत में कोरोना की रफ्तार हो गई है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। लेकिन दुनिया और ज़्यादा परेशान है। दुनिया में तो इस कोरोना ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। 4,94,401 ओमिक्रॉन, सिर्फ आप अंदाज़ा लगाइए, 131 देशों में लगभग 5 लाख तक यह आंकड़ा पहुंच रहा है। और ये सुबह के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। डेटा हो सकता है इस समय तक 5 लाख ओमिक्रॉन के केसेस को ये पार कर चुका हो। और ये जो आंकड़े हैं ये डराने वाले हैं। यूके आप देखिए कितना ज़्यादा प्रभावित है, 2,46,000 ये हाल है। जर्मनी एक बार फिर से बहुत ज़्यादा, 16,748। अच्छा, आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इन देशों की पॉपुलेशन कितनी है। तो 5 लाख के करीब ओमिक्रॉन के मामले यहाँ पर आ चुके हैं। हमें बचना है, हमें डरना है, हमें सावधानी बरतनी है। लेकिन हम शायद उतनी सावधानी नहीं बरत रहे। बाज़ारों में भीड़ अभी भी उमड़ रही है। तो क्या करें? क्या वाकई आने वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं? क्या 15 जनवरी तक या उसके बाद 30 जनवरी आते आते ये लाखों लाख में कोरोना के और ओमिक्रॉन के केस हमारे देश में होंगे? हम सीधे, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, नमस्कार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, ये जो केसेस हैं और जो रफ्तार है, आपको लगता है कि ये तीसरी लहर है? और आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते, 15 दिन में आप ओमिक्रॉन और कोरोना को कहाँ देखते हैं देश में? देखिए सईद भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है भारतवर्ष में भी। ऑलरेडी एक कोहराम मचा रहा है, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड या अमेरिका की बात करें या फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, हर जगह केसेस बहुत संख्या में आ रहे हैं। और बहुत जगह ओमिक्रॉन की संख्या भी बहुत ज़्यादा, खास करके ब्रिटेन में लगभग 25% केसेस ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं। और ओमिक्रॉन के बारे में बात करें तो ये इतना कॉन्टेजियस है कि लगभग 4 से 6 गुना ज़्यादा तेजी से फैलता है डेल्टा के कंपेरिजन में। मीन्स बहुत तेजी से फैलता है। तो हमारे देश में भी जो डबलिंग टाइम तो वो लगभग 2 दिन का रह गया है। हर 2 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। बाकी जगह भी लगभग डबलिंग का टाइम 2 से कम हो गया है। इसकी जो R0 वैल्यू, जो एक इन्फेक्टिविटी का पैरामीटर होती है, जो स्प्रेड रेट का पैरामीटर, वो भी काफी बढ़ चुकी है। पॉजिटिविटी रेट तीसरा जो हम बात करें दिल्ली की, तो 5% पहुंच गया, जो आज से 10-15 दिन तक सिर्फ 0.5% था। मतलब 10 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। जितने सैंपल आते हैं उसमें कितने लोग पॉजिटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोहराम मचा रहा है। एक अच्छी बात यह है कि इसके सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हैं, ज्यादा सीरियस इलनेस नहीं कर रहा है। और खास करके जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनको दोनों डोज वैक्सीन की लगी हुई है, उनके अंदर बहुत सीरियस इलनेस नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो अगर 1% जी नहीं, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता। तो हमारा जनसंख्या घनत्व तो इतना ज्यादा है कि जैसे हम लोग बात करें, ब्रिटेन की जो स्टडीज आई हैं उनमें पता लगा है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट लगभग 50% के आसपास है। तो अगर पीक आती है 15 दिन में, जो संभावना है कि अगले 15-20 दिन में पीक आ जाएगी, तो पीक आएगी, तो अगर 50% हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी हुआ तो भी हमारे देश का जो
स्वास्थ्य तंत्र है, जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना नाकाफी होगा इसके लिए कि हम इतने लोगों को बेड अरेंज करा पाएं, या इतने लोगों को डॉक्टर और नर्स और इतने टेस्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं सच में ही हम सबको जरूरत है कि कहीं ना कहीं कर्व को फ्लैट करने की जरूरत है, फ्लैटन करने की जरूरत है। जो तेजी से लोग केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है। उसके दो ही तरीके हमारे पास हैं, एक है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और आपको हाथ बार बार धोना, नाक मुंह को नहीं छूना, मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्ण रूप से पालन करना, नंबर 1। नंबर 2, जो वैक्सीन है, वैक्सीन आज बच्चों के लिए भी लॉन्च हो चुकी है, 15 से 18 साल के बच्चे भी लगा सकते हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं ली है या सेकेंड डोज नहीं ली है, वो लोग अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जो लोग बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं, जो प्रिकॉशनरी डोज है, जो 60+ के लिए है, या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो 10 साल से उनके लिए भी स्टार्ट होने वाली है, तो कृपया करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते बाद दिल्ली में कोरोना पीक पर होगा। क्या सोचते हैं आप सर? नहीं, बिल्कुल ठीक करें। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या हाल है, आपने ब्रिटेन में देखा होगा कि एक हफ्ते पहले केसेस तो 10, 20, 30 हजार थे, सडनली वो 1 लाख के आसपास पहुंच गए, आज 2 लाख के आसपास केसेस पहुंच गए। तो एक हफ्ता तो नहीं एग्जैक्टली, बट 10 से 15 दिन में पीक आएगी, और पीक हर जगह अलग अलग आएगी, हर प्रदेश में, हर शहर में, बिकॉज वो डिपेंड करता है वहां पे इन्फेक्शन कब शुरू हुआ, वहां का जनसंख्या घनत्व क्या है, वहां के लोगों की इम्यूनिटी क्या है, वहां की कम्युनिटी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी कैसी है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वहां पे केसेस बढ़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, केरला में बढ़ रहे हैं, इस समय दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और बहुत जगह तो जांच ही नहीं हो रही। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। जो हमें दिख रहा है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। कहीं ना कहीं जो नीचे बड़ा हिस्सा है, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको 2 डोज लग चुकी थी, उनके अंदर सिम्टम्स कम होते हैं, या जो लोग ऐसे जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, या तीसरे ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स हैं वो जांच नहीं करा रहे, चौथे ऐसे लोग हैं जो जांच करा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें एक्चुअल नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो नंबर ज्यादा है, इसलिए हमें इस समय अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत सतर्कता वाले हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन है, उस पर प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। कंफ्यूजन ये है कि ओमिक्रॉन के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये बन गया कि ये तो सर्दी ज़ुकाम है, आप बीमार होंगे, हल्का सा बुखार आएगा, हल्का सा बदन दर्द होगा और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे अपने आप। ये हमारी जो अप्रोच है, ये हमारा जो ओमिक्रॉन के प्रति व्यवहार है, ये कितना ख़तरनाक है? ये ढीली अप्रोच ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भ्रांति है, मिथ है, फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है, ओमिक्रॉन लगभग 4 गुना तेजी से फैलता है। नंबर 2, ओमिक्रॉन के अंदर 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं जो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अंदर है, जिसकी वजह से जो हमारी वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कम हो चुकी है। नंबर 3, जो इसके अंदर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके अंदर 10 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, उसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को स्क्वेप करके जल्दी से, आसानी से कोशिका के अंदर घुस सकता है। नंबर 5, ये जब अंदर जाता है तो लगभग का जो रेप्लिकेशन रेट है, मतलब ग्रोथ रेट है, लगभग 70 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा। तो वायरल लोड ज्यादा हुआ, तो इसलिए जो लोग, खास करके ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, अनइम्यूनाइज्ड है, उनके अंदर सीरियस इलनेस भी कर सकता है। नंबर 6, एक जो फैक्टर है जो थोड़ा सपोर्ट करता है, हम लोगों को थोड़ी तसल्ली देता है कि ये इसका लंग के अंदर रेप्लिकेशन लगभग 10 गुना कम है अपर और मिडिल एयरवे इन्फेक्शन से। लेकिन आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायलिसिस पे हैं, जो ब्लड प्रेशर पे हैं, जिनका डायबिटीज है, जिनको ट्रांसप्लांट हुए हैं, कैंसर है, या जिनको HIV है, स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, ब्रोंकाइटिस है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, ओबेसिटी है, मोटापा है, स्मोकिंग है, इन सब की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो अगर इन लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और उसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट 50% भी है, मतलब 50% लोग कम भर्ती होंगे, लेकिन भर्ती होंगे तो भी हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। हमारे देश का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैं फिर बताऊं, हम लोग अपने GDP का सिर्फ 2% खर्च करते हैं, और पिछले 70 साल से तो सिर्फ 1% खर्च कर रहे थे। अभी हमने 2% किया पिछले साल से। हमारे यहाँ जो डॉक्टर नर्स रेशियो है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, नर्स पेशेंट रेशियो, बेड पेशेंट रेशियो, वो दुनिया में बहुत कम है। और हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी सक्षम नहीं है कि अगर 50% लोग भी भर्ती होने के लिए आ गए तो हमारे हॉस्पिटल चरमरा जाएंगे। तो कृपया करके ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, बाहर ना निकलें, जरूरी हो तभी निकलें, और जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ बार बार जरूर धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक ही श्योर शॉट है, बहुत सारे गरीब देश हैं, अफ्रीकन देश, वहां पे वैक्सीन नहीं, लोग तरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन है, लोग फिर भी नहीं लगवा रहे हैं। अभी बहुत
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं ली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी फर्स्ट डोज भी नहीं ली है। तो ऐसे लोग कृपया करके आगे आएं, और आपके माध्यम से फिर कहूंगा, वैक्सीन ही हमारे लिए जीवन रक्षक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि बेवकूफ़ी ना करें, वाकई हम कर रहे हैं। एक और कन्फ्यूजन है डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता, वो ये कि हम ओमिक्रॉन कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, फैटल नहीं है, एडमिशन इसमें नहीं होता है, घर में आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन डेल्टा तो बहुत ख़तरनाक है, सेकेंड वेव में हम देख चुके हैं। तो हमारे देश में डेल्टा के केसेस ही आ रहे हैं ना अभी तो डॉक्टर साहब, या उसमें से कुछ जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देते हैं तो कुछ ओमिक्रॉन आ जाते हैं। इस पर आप हम लोगों को, जो हम इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक्चुअली जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम हो रही है, लगभग 0.2 से लेके 0.4% तक हो रही है, जबकि दूसरे अन्य देश, जितने विकसित देश हैं, वहाँ पे 10 से 15% तक जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। हमारे यहाँ लैब सिर्फ 10-12 लैब ही हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती हैं। तो इसलिए अभी डाटा है बहुत कम है हमारे पास, कितना ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, लेकिन डेफिनेटली डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों इस समय सोसाइटी में है। और एक खतरनाक बात ये भी है कि जब ये दोनों इन्फेक्शन किसी एक सिंगल मरीज में हो, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन एक बंदे को भी, एक व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कंबाइंड इन्फेक्शन बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा कंबाइंड इन्फेक्शन नई म्यूटेशन को भी जन्म दे सकता है, जो खतरनाक हो सकती है। उसके अंदर हो सकता है जो खतरनाक प्रॉपर्टी डेल्टा की है और जो खतरनाक प्रॉपर्टी ओमिक्रॉन की है, वो दोनों मिक्स हो जाए और वो जाके और तेजी से फैलेगा और ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा और ज्यादातर सिम्टोमेटिक करेगा, निमोनिया एआरडी ज्यादा करेगा। तो कृपया करके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने की जरूरत है। हमें लास्ट रिसोर्ट क्या है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा विजन क्या होना चाहिए? हमारा विजन होना चाहिए कि हम कोविड को, जो पेंडेमिक है, उससे एंडेमिक में तब्दील हो जाए, हम कोविड को कंट्रोल कर लें। हम इसको अभी खत्म तो नहीं कर सकते, बट कंट्रोल कैसे करेंगे जब कोविड पेंडेमिक से एंडेमिक में हो जाएगा? उसका तरीका यही है कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा, म्यूटेशंस को रोकना पड़ेगा, और चेन ऑफ ट्रांसमिशन के लिए रेप्लिकेशन को रोकना पड़ेगा। रेप्लिकेशन के लिए रोकने के लिए हमें स्प्रेड को रोकना पड़ेगा, और स्प्रेड दो ही तरीके से रोक सकता है, एक है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा है वैक्सीनेशन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। और डेल्टा बहुत खतरनाक है और ओमिक्रॉन भी उतना ही खतरनाक हो सकता है, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं। एक चीज आपने ध्यान देने वाली बातें बताऊंगा कि डेल्टा के टाइम बहुत सारे बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे, और हम सब ये कह रहे थे कि बच्चों में सीरियस इलनेस नहीं होती है, सब लोग मानते थे। लेकिन हुआ क्या, 6 से 8 हफ्ते की रिकवरी के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे, आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में भी डेंगू बहुत सीरियस हुआ उन लोगों को। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनमें कोविड के बाद पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हुआ, बच्चे भर्ती हुए, बच्चों की मृत्यु हुई, बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ा, वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन करने पड़े हमें। तो हमें ये नहीं पता, ओमिक्रॉन जो अभी हमें बहुत हल्के में ले रहे, हो सकता है अभी एसिम्प्टोमेटिक हो, इसके लक्षण कम हो, बट लॉन्ग टर्म क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, अभी तक ऐसा कोई डाटा, कोई अध्ययन हमारा। गुप्ता, वो परेशान कर रहा है वो ये कि 4.46 संक्रमण दर दिल्ली में कोरोना की, और 4100 मामले पिछले 24 घंटों में। मुंबई में 91% तक जो केसेस आ रहे हैं उनमें लक्षण ही नहीं है। WHO ये कहता है, BMC ने ये कह दिया है कि भाई अगर आपको सर्दी जुकाम भी हो तो आप कोरोना का टेस्ट अवश्य करवा लें, कोरोना हो सकता है। ये क्या मामला है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं शहीद भाई, मैं फिर बताना चाह रहा हूं, कोई भी ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसका मतलब है आपको गले में खराश है, आपको जुकाम है, हल्की खांसी है, बदन दर्द है, जॉइंट पेन है, हल्का सा फीवर आ रहा है, हल्की सी थकावट हो रही है, ऐसे कोई भी 2 या 3 सिम्टम है, फिर बोल रहा हूं, ऐसे कोई भी 2 या 3 सिम्टम्स हैं, तो वो अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज कोरोना ही है, जब तक कि जांच में नेगेटिव ना आ जाए। तो जैसे आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, कृपया करके अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपना रिपोर्ट टेस्ट जरूर कराएं, पहले एंटीजन कराएं, एंटीजन नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट कराएं, जब दोनों टेस्ट नेगेटिव हो तभी अपने आप को बाहर निकालें। अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घर में आइसोलेट कर लें, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको बोलेंगे वो खुद क्वारंटाइन हो जाएं, अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग करवाएं, सहयोग करें अपने देश का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, जिससे हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर पाए। यही तरीका इसको रोकने का, और कोई तरीका नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, 70% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं,
50 to 60% ऐसे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है जिनको 2 डोज लगी हुई है, पर अच्छी बात है उनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। और तीसरी बात, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो भी कोरोना को फैलाते हैं, जैसे हमने देखा था डेल्टा में भी कि हमने डबल मास्क लगाना शुरू किया था। तो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो ये वायरस है हवा में कुछ देर तक ठहरता है। जब हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर आमने सामने खड़े होंगे तो 3-4 मीटर तक भी वायरस हवा में फैल सकता है और 3-4 घंटे तक सस्पेंड रह सकता है वायरस, तो वहां से भी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसको बोलते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, लोकल या लिमिटेड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करना है। वही तरीका है कि हम इस वेव को थोड़ा डिले कर सकते हैं, कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड को डिले कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उसी स्ट्रेटजी से उसी तरीके से हम लोग अपने देश को बचा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। डॉक्टर गुप्ता, आज से बच्चों को बचाने का और बच्चों को सुरक्षा कवच देने का कार्य भी हमारे देश में शुरू हो चुका है। क्या सलाह देंगे आप देश के पेरेंट्स को कि वो कितनी जल्दी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवा लें, और कैसे इस वैक्सीन से बच्चे बच पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं फिर बताऊंगा, आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे लिए जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, लगभग 8 करोड़ बच्चे, इनके लिए वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। और वैक्सीन की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप कोविन ऐप पे जाके, आप आरोग्य सेतु पे जाके आप अपने को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आता है तो डायरेक्टली आप जो भी कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां जाके वॉक इन कर सकते हैं। वॉक इन करके वहां रजिस्टर करवा के और वहां पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। लगवाने के बाद आपको सिर्फ आधा घंटे ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठना है। कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है। हमारा हॉस्पिटल 24/7 दुनिया का, देश का पहला अस्पताल है जहां पे 24 घंटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगाई जा रही है। हम लोग अभी तक 350 वैक्सीन सुबह से लगा चुके हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है, क्योंकि बच्चों को हमें बाहर भेजना है, बच्चों को हमें स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जाना है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बच्चों को वैक्सीन डेफिनेटली इन्फेक्शन से नहीं बचाती है, संक्रमण से नहीं बचाती है, लेकिन डेफिनेटली ये पोस्ट कोविड जो डिजीज में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैंने बताया सिंड्रोम होता, उससे बचाएगी। जो बीमारी सीरियस हो सकती है, सीरियस इलनेस से बचाएगी, कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी और डेथ से बचाएगी बच्चों को भी। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत सेफ वैक्सीन है, सबको लगवानी चाहिए। पेरेंट्स में के अंदर मैंने बहुत सारा उत्साह देखा है, बच्चे भी बड़े अच्छे से आ रहे थे, लोग सेल्फी खींच रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट कर रहे थे, तो लोगों के अंदर बहुत सारा उत्साह है। और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही समय है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी फर्स्ट डोज लगवाए। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास, हम थर्ड वेव के मुहाने पे नहीं, थर्ड वेव आ चुकी है हमारे सर पे, तो कोई भी फर्स्ट डोज लगाने के 4 हफ्ते बाद आपको लगभग 40% प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों डोज लगाने के लगभग 4 हफ्ते बाद आपको 60, 70, 80% प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए जितने जल्दी हम फर्स्ट डोज लगा लेंगे तो हमें एटलीस्ट पार्शियल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि फरवरी मार्च के बाद वैक्सीन लगना सही से स्टार्ट हो, तब तक थर्ड वेव आके अपना कहर बरपा के भी चली जाएगी। तो इसलिए जल्दी डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई भ्रांति है, कोई मिथ है, तो आप तुरंत ही अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह लेके बात कर सकते हैं, या इतने सारे माध्यम है आजकल जानकारी के लिए, एजुकेट करें, अवेयर करें, यही तरीका है हमारे पास। डॉक्टर गुप्ता, जनरल परसेप्शन हमारे देश में ये बन गया, हम लोगों में, आम जनता में, कि 95% लोग जो हैं उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन क्योंकि अभी तो पीक आया नहीं है, आपको लगता है पीक आ गया तो मुश्किल होगी न सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की, और उसके अलावा क्या अभी हम पूरी तरह से इस बात को मान चुके हैं, WHO, आप जैसे विद्वान डॉक्टर्स, कि हाँ ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, इस बार ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे? नहीं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे आपने कहा कि 95% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल सही बात है। लगभग 5 से 7% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। डेल्टा में 15% की पड़ रही थी। तो अगर 5 से 7% में हमारे आबादी 100 करोड़ है तो 7 करोड़ लोग चाहिए होंगे। अगर 135 करोड़ मानते हैं तो लगभग 10 करोड़ लोगों को अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, वो भी 1 महीने के अंतराल पर, जिसमें एक व्यक्ति लगभग 7 से 10 दिन अस्पताल में रहता है, जो घुसता है निगेटिव होने में 7 से 10 दिन लगते हैं कम से कम। तो क्या लगता है आपको, अगर 10 करोड़ लोगों को चाहिए होगा और लगभग 10 दिन रहेगा तो 100 करोड़ बिस्तर चाहिए होंगे। मैं कहता हूँ 100 करोड़ बिस्तरों को मैं 45 डेज में स्प्रेड कर देता हूँ, तो डेली के कितने बिस्तर चाहिए होंगे आप जोड़ सकते हैं। इतने बिस्तर हमारे पास नहीं है। हर उतने मरीज को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है हमारे पास, नर्स नहीं है, सुविधाएं कम है। तो हमें अपने दिमाग से, बुद्धि से, उससे ध्यान से काम करना पड़ेगा। सरकार को भी, आप हम सबको भी कहीं ना कहीं जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि कृपया करके इस थर्ड वेव को थोड़ा लंबा खींच दें, थोड़ा फ्लैटन कर दें, मरीज धीरे धीरे आए, और एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा लोग होंगे तो
होम केयर में उनका इलाज हो जाएगा। थोड़े बहुत जो सिम्टोमेटिक होंगे और उनको अगर कोई सीरियस इलनेस लग रही होगी तो उनको L1 L2 जो L3 बेड है, L2 और L3 मोर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज L1 के लोग तो होम केयर में ठीक हो सकते हैं, बट L2 L3 के लिए हॉस्पिटलाइजेशन बेड चाहिए हमें, और इतने बेड सच में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबको इस समय सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है और बुद्धि से काम लेने की जरूरत है। सरकार को भी बुद्धि से काम लेने की जरूरत है। जितनी रैलियां हो रही हैं, जितने आयोजन हो रहे हैं, जितनी पब्लिक गैदरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इन पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। अदरवाइज ये भी कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकती है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ऐसा एक और हम लोगों में ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है और कोरोना उन पर असर नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग ये भी कह रहे हैं कि सिम्टम्स, लक्षण ही नहीं है बहुत सारे लोगों में। तो क्या जिनमें लक्षण नहीं हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो हम लोगों को कितना ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं? ये कितना बड़ा ख़तरा है जो हम बाहर घूमकर न सिर्फ ख़ुद को बीमार कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता। वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और ड्रॉपलेट कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं, इवन जब हम सांस ले रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेल करना, अगर उसमें भी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मेरे आसपास के वातावरण में बाहर आ जाती हैं और वो मैंने कहा ना काफी देर तक सस्पेंड रहती हैं। उन ड्रॉपलेट में 100 माइक्रोन के आसपास साइज का ये वायरस है जो हवा में तैरता रहता, उड़ता रहता है। उस समय जो भी उस वातावरण में आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, उसको ये संक्रमित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नंबर 2, अगर कोई बंदा एसिम्टोमेटिक है तो हम लोग और ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, और ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं। इवन जो एसिम्टोमेटिक है वो भी कैजुअल होता है, उसे लगता है मुझे तो कोई बीमारी नहीं है तो मैं क्यों दिक्कत करूं, मैं क्यों मास्क पहनूं। तो बिना मास्क के बात करेगा, बिना मास्क के जाएगा, बाहर जाएगा, या बिना मास्क के लोगों से मिलना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं जब वो बात कर रहा होगा लोगों से, किसी से भी, जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, जो कोमॉर्बिड है, जिनको कोई दूसरी बीमारी है, या कभी कभी ऐसा भी होता है हर व्यक्ति का इम्यून रिस्पॉन्स अलग होता है। इम्यूनिटी भले ही कम ना हो, बट कभी कभी कोविड में भी देखा होगा बहुत सारे यंग लोग जो थे डेल्टा में 25-30 लाख उनकी मृत्यु हुई है, बहुत सारे सीरियस भी हुए। तो ये कहना बिल्कुल अलग है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो कोविड उन पर असर नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी कैसी है, आपका होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, आपकी बॉडी वायरस के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है। इवन बहुत ज्यादा रिएक्ट करना, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। जैसे हमने देखा था ना जो स्टॉर्म आता था, कोविड स्टॉर्म के साथ आता। तो इसलिए कृपया करके इसको गंभीरता से लें। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोरोना को फैला सकते हैं बातचीत के जरिए, या अपने नाक मुंह को जब छूते हैं और उन हाथों से दूसरी सरफेस को छूते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, लिफ्ट के बटन हुए, दरवाजे हुए, कंप्यूटर हुआ, कहीं पे भी आप मेट्रो में है, सीट में है, तो कहीं पे भी आप इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं और बताऊंगा, हर प्रॉब्लम के अंदर, हर समस्या के अंदर हमें कुछ कुछ अवसर ढूंढने चाहिए। इस समस्या का एक बहुत बड़ा अवसर ये है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ड्रॉप से फैलती हैं, जैसे सीजनल फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, स्वाइन फ्लू होती है, निमोनिया होता है, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट वाले जो फैलते हैं उनको रोक सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हमारे देश में मौसम बदलने वैसे भी होते रहते हैं। नंबर 2, बार बार हाथ धोने से आपको बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज है, टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, पीलिया है, ऐसी बहुत सारी फूड पॉइजनिंग है जो हाथ धोने से बीमारियां खत्म हो सकती हैं। तो इसका भी फायदा होगा। बच्चे हमारे आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, उनके हाइजीन कंडीशन बहुत अच्छी होंगी, उनका जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चर में आ रहा है कि हमें कैसे नियर नॉर्मल लाइफ जीनी है, नॉर्मल बिहेवियर्स को कैसे पालन करना है, और कैसे हमारे सारी चीजें आ जाएंगी सो दैट दूसरी बीमारियां में कहीं अगर हम इसका सही से पालन करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और हम लोगों में हम इसे गलत फहमी कहें या हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कहें, डॉक्टर गुप्ता, ये आ गया है कि अब तो सर्दी ज़ुकाम है, कोरोना इसके साथ ही हमें जीना है, हो गया कोई बात नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। ये हमारी जो धारणा बन गई है ये हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? नहीं, धारणा इसलिए बन गई है बिकॉज इतना सारा फैल चुका कोविड और लोगों ने इतनी सारी चीजें देख चुके हैं। लोगों को लगता है 90% तो लोग भर्ती नहीं होना पड़ता है, 50-70% लोग जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, वैक्सीन भी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया है। बट लोग ये भूल जाते हैं कि डेल्टा में जब अप्रैल और मई जून थे तो मेरे पास फोन आते थे, लोगों को बेड नहीं मिलता था,
लोगों को आईसीयू, लोग कोई अस्पताल नहीं पूछते थे उस टाइम, डॉक्टर नहीं पूछते थे। पहले नॉर्मली क्या होता है, लोग डॉक्टर पूछते हैं, अस्पताल पूछते हैं, कैसी सेवाएं, कैसा अस्पताल है, डॉक्टर कैसा है, इलाज कैसा है। सिर्फ एक ही बात हो रही थी, बेड चाहिए, ऑक्सीजन बेड चाहिए, वेंटिलेटर बेड चाहिए, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर ही मिल जाए कम से कम। अस्पताल वाले मरीज जो भर्ती थे कोविड में, उनसे कहते थे सिलेंडर अपना लेके आओ। कभी सोचा था ऐसा समय आ सकता है? हम भारतीय जो है ना, बहुत जल्दी अपने जो बैड एक्सपीरियंस उनको भूल जाते हैं। हम फिर दोबारा रैली में जाने लगे। क्यों नहीं हम लोग बदलाते हैं? क्यों नहीं हम ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं सोसाइटी के अंदर? क्यों जाते हैं हम रैलियों में? क्या मिलता है वहां जाके? अपनी जान गंवाने के अलावा और कुछ नहीं है। एक्सीडेंट में जाएगी जान आपकी, नहीं जाएगी तो बहुत सारे इन्फेक्शन आपको मिल सकते हैं, आपका जो रोजगार छिनता है उस दिन के लिए। वो सारी रैलियां जो है आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी पे सबकी समरी मिल जाती है। आप क्यों जाते हैं भीड़ भाड़ इलाकों में? अगर हमें पता है कुछ दिन हमें संयम रखना है, कुछ दिन डिसिप्लिन रखना है, कुछ दिन की बात है, कोई भी बीमारी परमानेंट नहीं रही। हमने पूरी हिस्ट्री देख ली, पिछले 500 साल की हिस्ट्री देख लें, ऐसा नहीं हुआ कि मानव जाति में इतनी सारी बीमारियां आई हैं, कोई परमानेंट रही। बट ऐसी बीमारियां आई हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। आपने देखा 100 साल पहले पैंडेमिक। क्यों हम वैसी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? हम दुनिया के इतने आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया इतना आगे जा चुकी है, मॉडर्न साइंस इतना आगे जा चुका है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग सही चीजें सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं, सही से चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बेवकूफ़ी कह लें, हमारी हठधर्मिता कह लें, हम लोगों का अपना कल्चर संस्कार जो अंधविश्वासी है वो भरा हुआ। नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने हमें याद भी दिला दिया वो दौर जो सोच कर ही रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम प्रोग्राम ख़त्म करें सर, उससे पहले बहुत कम शब्दों में 30 सेकंड में, अगर जिन्हें हो गया है दुर्भाग्यवश, ऐसे लोग क्या ख्याल रखें? देखिए, कोविड जो है मल्टी ऑर्गन डिजीज है, ये आपके सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। चाहे लंग्स इसका प्राइमरी ऑर्गन है, मींस लंग्स के अंदर जाके बीमारी, लंग्स के अंदर निमोनिया, ARDS, ब्रोंकाइटिस वगैरह सब करता है। इसके बाद हार्ट को मायोकार्डाइटिस करता है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन करता है, किडनी के अंदर करता है, तो कहीं ना कहीं सबको इन्फेक्ट करता है। तो कृपया करके जिनको हो भी गया है वो अपनी डाइट का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, सलाद लें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटिक हो गए पोस्ट कोविड के बाद, बिकॉज अब उनको स्टेरॉइड चले या उनका जो स्ट्रेस लेवल था बढ़ गया था, या उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल था। तो ऐसे लोगों को डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। माइल्ड योगा, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी जो दवाइयां चल रही हैं उनको रिवाइज करवा लें कि ऐसा तो नहीं है दवाइयों में कुछ चेंज करना, डॉक्टर की सलाह ले लें। अपना ब्लड टेस्ट रिवाइज करा के, ब्लड टेस्ट में कोई कमी हो तो उसको उसी हिसाब से डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां मॉडिफाई करा सकते हैं। तो हमें अपने बॉडी की रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। कोविड ने यही सिखाया है कि प्रिकॉशन और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी इम्यूनिटी, अगर आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप किसी भी कोविड से लड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आज तक से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन और तेज़ी से फैल रहा है, और अब तो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और सरकारें भी ये कहने लगी हैं कि पीक हमारे देश में जल्द ही हफ्ते 2 हफ्ते में आने वाला है। ये तीसरी लहर की शुरुआत है। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।